वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह है टेस्ट नंबर 474। इम्पोर्टेंट है और फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। जहां से छोड़ा था उसी के आगे से चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज डेट हो गई है 29 जुलाई 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सिक्वेंस में सजाना है इनको, कालानुक्रम सजाना है समय के अनुसार। वित्त विधेयक के विषय में प्रक्रिया का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए बताइए। फाइनेंस बिल के संदर्भ में इनमें से कौन सा अनुक्रम सबसे सही है? बजट का प्रस्तुतिकरण, विनियोग विधेयक, कटौती प्रस्ताव, बजट पर चर्चा, आम बहस और वित्त विधेयक। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले बजट पर चर्चा या आम बहस आएगा या फिर बजट का प्रस्तुतिकरण? देखिए सबसे पहले आएगा बजट का प्रस्तुतिकरण, तो एक हो जाएगा, ये 4 वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा बजट पर चर्चा या आम बहस। उसके बाद क्या आएगा? कटौती प्रस्ताव। उसके बाद विनियोग विधेयक और अंत में वित्त विधेयक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 3 2 5 डी। तो कुछ इस तरह से चलता है। देखिए संसद में बजट निम्नलिखित चरणों से गुजरता है। बजट का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आम बहस होती है उस पर, फिर विभागीय समिति द्वारा जांच होती है, अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। उसके बाद कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव और आर्थिक कटौती प्रस्ताव। उसके बाद विनियोग विधेयक, फिर अंत में पारित हो जाता है वित्त विधेयक या धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित नहीं किया जाएगा? राष्ट्रपति की उपलब्धियां, उनके भत्ते और उनके पद से संबंधित अन्य खर्चे, ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, और किसी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, और वह राशियां जो प्राकृतिक आपदाओं से हुए खर्चे को चुकाने के लिए आवश्यक हैं। देखिए प्राकृतिक आपदाओं से हुए खर्चे को चुकाने के लिए तो आकस्मिक निधि बनाई है ना, भारत की संचित निधि से तो होगा नहीं, वो गलत है। चौथा वाला, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट और सी भी करेक्ट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेते हैं कि भारत की संचित निधि पर क्या क्या भारित होता है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 112(3) में भारत की संचित निधि पर भारित जो व्यय हैं, जो खर्चे हैं, उनके संबंध में उपबंध है जो निम्नलिखित हैं। तो इसको सीक्वेंस वाइज याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले पकड़िए राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की उपलब्धियां, उनके भत्ते और उनके पद से संबंधित अन्य व्यय या खर्चे। अब राष्ट्रपति होंगे तो फिर क्या होगा? लोकसभा भी होगी, राज्यसभा भी होगी। उपराष्ट्रपति तो होते नहीं है इसमें, क्योंकि उपराष्ट्रपति का वैसे तो कुछ वेतन भत्ता मिलता नहीं है उनको। राज्यसभा का सभापति होता है ना उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है सब कुछ। तो इसके बाद पकड़ लीजिए आप राज्यसभा को, राज्यसभा के सभापति के और उपसभापति के वेतन भत्ते। उसके बाद लोकसभा पर आ जाइए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। फिर उच्चतम न्यायालय के जजों पर आ जाइए, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन। और फिर हाई कोर्ट पर भी आ जाइए, हाई कोर्ट का जो बाकी वेतन भत्ते है वो तो स्टेट गवर्नमेंट की संचित निधि दे देगी, लेकिन जो उनकी पेंशन रहती है वो यहीं से मिलती है, केंद्र की संचित निधि से। तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे ऋणभार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा एवं ऋण मोचन से संबंधित अन्य खर्चे, ये भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। किसी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचायत की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां भी भारत की संचित निधि पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन भी संचित निधि पर ही होते हैं। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है, सीएजी की बात हो रही है, महान्यायवादी की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा। और बाकी ये तो बता ही दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन तो नहीं मिलेंगे, दिए जाएंगे संचित निधि से, केवल पेंशन दी जाएगी, याद रखना। और फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के भी पेंशन जो है संचित निधि से दी जाएगी। बाकी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते और कोई अन्य
खर्चा जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। तो याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है ये। अभी इसमें महान्यायवादी दे देता तो गलत हो जाता। उसके तो राष्ट्रपति तय करता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्त विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना। विनियोग विधेयक संसद में पारित होने के पश्चात ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर संसद का नियंत्रण, बिल्कुल ये तीनों का तीनों हो जाएगा। ये संसद का नियंत्रण ही है कि वार्षिक वित्त विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक संसद से पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना एक तरह से नियंत्रण ही तो रख रही है ना संसद, कि सब कुछ उसके बिना ही हो रहा अधिकतर काम। तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में 3 प्रकार की निधियों की चर्चा है और बताना है कि आपको उपरोक्त निधियों के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित है। भारत की संचित निधि के सामने अनुच्छेद 266, भारत की लोक लेखा निधि के सामने अनुच्छेद 267 और भारत की आकस्मिक निधि के सामने अनुच्छेद 268। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए पहला वाला करेक्ट है, भारत की संचित निधि के सामने 266 अनुच्छेद सही है और भारत की लोक लेखा निधि भी अनुच्छेद 267 में है। सॉरी 66 में, 67 में नहीं है। और ये जो है ना आकस्मिक निधि, ये होगी 267 में, 68 नहीं है। तो 2 और 3 जहाँ पर है उसको एलिमिनेट करके केवल एक ही सही है यहाँ पर। तो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में 3 प्रकार की निधियों की चर्चा है। संविधान की भारत की संचित निधि 266, भारत की लोक लेखा निधि 266 और भारत की आकस्मिक निधि 267। याद रखिएगा इनको, ये सीधा सीधा पूछता पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, भारत की संचित निधि से कोई धन संसद के प्राधिकार के बिना नहीं निकाल सकते। बिल्कुल नहीं निकाल सकते, इतनी बार स्टेटमेंट है, रट गया होगा अब तो। भारत की लोकलेखा निधि की भांति भारत की आकस्मिक निधि को भी कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित किया जाता है और भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है, संसद के अधिकार में रहती है। देखिए संसद के अधिकार में तो संचित निधि रहती है ना, और आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। करेक्ट है दूसरा, तीसरा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो देखिए भारत की संचित निधि से कोई धन संसद के प्राधिकार के बिना नहीं निकाल सकते, इसलिए संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा। भारत की लोक लेखा निधि की भांति भारत की आकस्मिक निधि को भी कार्यकारी प्रक्रिया से संचालित किया जाता है, अर्थात इस निधि से भुगतान संसद के प्राधिकार के बिना कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी संचित निधि से धन निकालना है तो संसद का प्राधिकार चाहिए, लेकिन लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि के लिए नहीं चाहिए। भारत की आकस्मिक निधि की शुरुआत 1950 में हुई और यह राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से लोक लेखा निधि का या के भाग हैं। भविष्य जमा निधि, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा। तो बिल्कुल ये सारे के सारे चारों के चारों लोक लेखा निधि के ही भाग हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए भारत की लोक लेखा निधि, इसके अंतर्गत आता है भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि को शामिल किया जाता है। और भारत की संचित निधि में इसके अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। क्या क्या? भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व या कर, राजकोषीय विधेयकों, ऋणों या अर्थोपाय अग्रिमों को जारी, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण और ऋणों की पुनर्दायगी में भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कटौती प्रस्ताव से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अनुदान की मांगों में कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है।
दूसरा स्टेटमेंट है, कटौती प्रस्ताव में भारत की संचित निधि पर भारित खर्च से संबंधित कोई विषय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल केवल लोकसभा में लाया जा सकता है कटौती प्रस्ताव। दूसरा भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, अनुदान की मांगों में कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती या मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव में भारत की संचित निधि पर भारित खर्च से संबंधित, व्यय का मतलब खर्च ही तो होता है ना, संबंधित कोई विषय नहीं होना चाहिए। और इसमें किसी न्यायालय, क्या लिखा है, इसमें किसी मतलब न्यायालयी प्रकरण का उल्लेख जो है वो नहीं होना चाहिए। न्यायालयी प्रकरण, इसमें विशेषाधिकार का जो है कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। थंबनेल पर प्रश्न पूछा है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, गिलोटिन स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। अब बताइए कि उपरोक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी भारत के संघीय बजट से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है भारत के संघीय बजट से संबंधित। कटौती प्रस्ताव है, कटौती की जाती है। गिलोटिन भी है, स्थगन प्रस्ताव नहीं है। तो 2 और 4 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, उपरोक्त में से 2 और 4 का संदर्भित संबंध भारत के संघीय बजट से है, कटौती प्रस्ताव और गिलोटिन। कटौती प्रस्ताव मतलब अनुदानों की मांगों पर बहस के समय लोकसभा में सदस्यों द्वारा लाया जाता है। और गिलोटिन अनुदानों की मांगों पर मतदान के लिए कुल 26 दिन निर्धारित किए गए हैं। अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष शेष सभी मांगों को मतदान के लिए पेश करता है, चाहे सदस्य द्वारा उस पर चर्चा हुई हो या ना हुई हो। इसे ही गिलोटिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से उपरोक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया भारत के संघीय बजट से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट है, केवल स्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधानों का प्रयोग कर सकती है। लेखानुदान सरकार के बजट के खर्च पक्ष मात्र से संबंधित होता है। दूसरा वाला तो करेक्ट है, लेखानुदान सरकार के बजट के खर्च पक्ष मात्र से संबद्ध होता है या संबंधित होता है या संबंध रखता है। और पहला स्टेटमेंट गलत है, केवल स्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधानों का प्रयोग कर सकती है, ये गलत है पहला स्टेटमेंट। चाहे स्थायी सरकार हो या अस्थायी सरकार हो, लेखानुदान के प्रावधानों का प्रयोग कर सकती है। तो एक को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो कथन 1 असत्य है, लेखानुदान के प्रावधानों का प्रयोग स्थायी एवं कार्यवाहक, अस्थायी नहीं है, स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें कर सकती हैं। उसी तरह अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें कर सकती हैं। लेखानुदान सरकार के बजट खर्च पक्ष से संबंधित मात्र है और इसे एक अवधि के लिए कुल बजट का 1/6 भाग सरकार को दिया जाता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं आय दोनों पक्ष सम्मिलित होते हैं। अब इसे एक निश्चित अवधि, वो निश्चित अवधि क्या है, न्यूनतम 2 माह और अधिकतम 6 माह के लिए कुल बजट का 1/6 भाग सरकार को दिया जाता है, जबकि अंतरिम बजट में खर्च एवं आय दोनों सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से आपको, देखिए यहाँ एक चीज़, ये तो पक्का प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ होना चाहिए उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ये तो लास्ट वाली लाइन छप गई ना। चलिए इस पर थोड़ा इग्नोर मारिए इसको ज़रा। अब पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 248 में विधान की अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में उपबंध है। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि किसी विषय का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची एवं सुब्बर्ती सूची में नहीं किया है तो ऐसे विषय को अपशिष्ट सूची में डाल देते हैं। इसमें विधि बनाने का अधिकार अनन्य रूप से संसद को है। समझ में आई तीनों लाइन। संविधान के अनुच्छेद 248 में विधान की अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में उपबंध है
और यदि किसी विषय का उल्लेख ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में है तो ऐसे विषय को अवशिष्ट सूची में डाल देते हैं। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। और इसमें कानून बनाने का अधिकार, इसमें किसमें, अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। बिल्कुल करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो देखिए, विधान की अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। यदि किसी विषय का उल्लेख ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में है तो ऐसे विषय को अवशिष्ट सूची में डालते हैं और इसमें कानून बनाने का अधिकार अनन्य रूप से संसद के पास होता है। जैसे ये संघ सूची है तो इसमें कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। राज्य सूची में कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और समवर्ती सूची में कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी। और जो ऐसे विषय हैं ना राज्य सूची में ना समवर्ती सूची में तो वो अपशिष्ट सूची में जाएंगे और उस पर कौन बनाएगा कानून, संसद। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तीन तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि मतलब कानून बनाने संबंधी उपबंध संविधान के अनुच्छेद 249 में दिए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। यह कानून 1 वर्ष के लिए होता है या विधि उसको बोलते हैं तो होती है, हो जाएगा उसी हिसाब से उच्चारण। किंतु संसद द्वारा संकल्प पारित करके इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने संबंधी उपबंध संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित करती है कि यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद जो है वो राज्य सूची में वर्णित विषय पर विधि या कानून बनाए। संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। ध्यान दीजिएगा, यह विधि 1 वर्ष के लिए होती है किंतु संसद संकल्प पारित कर इसे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो देखिए, ये थे 11 प्रश्न और ये था संसद की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित पार्ट 6, छठा पार्ट था। तो अच्छे से इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेना। 5 हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं पार्ट, ये 6 पार्ट था। अब जो है पार्लियामेंट जो है कंप्लीट हो गया, उसका आंतरिक जो व्यवस्था है अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न केवल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बल्कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इनकी ये एक्सप्लेनेशन। इसको पॉज मार के 2-3 बार पढ़ा कीजिए। धन्यवाद।